हम लोग जो डिसीजन लेते हैं वो कभी सही गलत नहीं होता है। वो सही या गलत या ठीक या गलत बाद में समझ में आता है, जब हम लोग ऑन द बैक देखते हैं, ऑन द हाइंडसाइट देखते हैं। जैसे चार्ट देखते हैं ना, चार्ट देखते हैं, हाँ प्राइस देखो यहाँ से, वो तो पीछे था, हो चुका है, अभी क्या। तो हेलो दोस्तों, जैसा हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हम समय समय पर बहुत अच्छे ट्रेडर लेके आएंगे, प्रो ट्रेडर जो बहुत हाईलाइट नहीं होते हैं लेकिन उनके पास वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे ही एक ट्रेडर हमारे साथ हैं, अभिजीत जी, अभिजीत पॉल जी। और आज मैं उनसे मिला और सबसे बढ़िया बात क्या लगी कि जब मैं उनसे मिला तो मैं उनको 30s के अराउंड समझ रहा था, लेकिन जब मैंने उनकी एज पूछी तो उन्होंने बोला कि मेरी एज 42 है। तो फिटनेस में भी वो अव्वल नंबर पे है, नंबर 1 पोजीशन पे है, और ट्रेडिंग और टेक्निकल्स में भी काफी कुछ उनको नॉलेज है। तो अभिजीत जी, थोड़ा सा आप अपनी फिटनेस के बारे में बताइए, फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताइए। थैंक यू। वेल, फिटनेस के बारे में क्या है कि एक चीज मैंने समझ ली कि जितना जरूरत है उतना ही खाइए, ज्यादा मत खाइए और वक्त पे खाइए। खाना क्या खा रहे, कब खा रहे, कितना खा रहे और कैसे खा रहे, आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको, अगर मुझे फिट दिखता हूं तो फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट तो फॉलो नहीं करता। मैं जंक फूड भी खाता हूँ, यहाँ पे कल कलकत्ता में फुचका मिलता है, भेलपूरी तो खाता हूँ, मतलब रोजाना नहीं खाता, ऑफ कोर्स वंस इन अ वाइल। बट माई स्ट्रिक्ट डाइट और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऐसा है कि मैं शाम को 7 बजे तक अपना डिनर खत्म कर देता हूँ, और डिनर बहुत लाइट रहता है। तो जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है, शाम के तरफ, रात के तरफ, मेरा खाने का क्वांटिटी और खाना भी ऑलमोस्ट कम हो जाता है। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और ये मैं ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। व्हेन आई वाज 32 तब से फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभार आप अपने घर पे मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं आके नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं मेरा टाइम तो हो गया, मैं आपके घर पे नहीं खाऊंगा, वो होते रहता है, बट दैट इज 10% ऑफ द टाइम। बाकी 90% ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर आई फॉलो अ प्रिटी स्ट्रिक्ट स्केड्यूल इन टर्म्स ऑफ फूड। बाकी वर्कआउट करता हूँ, मुझे वर्कआउट करना अच्छा लगता है। आजकल मैं जो अपने हिंदू दंड होते हैं, पुशअप्स होते हैं, डॉन जिसको बोलते हैं, या फिर जो इंडियन क्लब्स होते हैं, मुगुर ओके। करल, जो यस यस। ट्रेडिशनल इंडियन वर्कआउट होता है अखाड़ा में, अखाड़ा तो में। मुझे वो सब वर्कआउट्स करने में अच्छा लगता है। तो मैं जिम नहीं जाता, एक सोशल एक फिटनेस स्टूडियो है जिसको जिम बोलना गलत होगा, वहां जाके मैं कुछ हद तक ये इंडियन क्लब्स, हिंदू पुशअप्स, ये सब मैंने वर्कआउट। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा, बेसिकली ट्रेडर्स क्या होते हैं कि उनका काफी सिटिंग का काम होता है और काफी सारा समय वो इनएक्टिव बिताते हैं, चेयर पे ही बिताते हैं। करेक्ट। अभी जैसे हमने एक सैड न्यूज आई राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में, उनकी फिटनेस के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो बेसिकली इंटरव्यू हम जैसे ट्रेडिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं सारे ट्रेडर्स और जो लोग ये वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, वो इस बात पे ध्यान रखें कि ट्रेडिंग के साथ साथ हमारा फिटनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको ट्रेडिंग करते हुए बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जितना हो सके मैक्सिमम फिटनेस पे भी फोकस करें। तो अभिजीत जी, कुछ अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताइए। कब आपका शेयर मार्केट शुरू हुआ, क्या किया आपने, कैसे आए इस फील्ड में, क्या? बिल्कुल। मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको हम लोग काफी स्टेजेस में तोड़ सकते हैं। 2002 जब मैं अपना इकोनॉमिक्स ऑनर्स मास्टर्स खत्म कर रहा था, तब मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट वर्किंग। कोटक सिक्योरिटीज कलकत्ता में, यहाँ मुझे एक नौकरी मिली और पगार था 4,000 रुपये महीने का। बट मुझे ये समझ में आया कि अगर इस शेयर बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, इसका उतार चढ़ाव होता कैसे एग्जैक्टली मुझे बाहर का बुकिश थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन अंदर का वर्किंग्स क्या होता है एग्जैक्टली उसका अंदाजा बिल्कुल नहीं। तो तब मैं 2004 में, 2003 तक मैं कोटक में रहा, 2004 में मैं बॉम्बे गया, एंड वहाँ पे एक 16 महीने का एक कोर्स था फाइनेंशियल मार्केट्स पे, उस पे वहाँ पे एनरोल किया, अपने आप को पढ़ना सीखना स्टार्ट किया। बट उसी दरमियान मुझे एमके शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में टेक्निकल एसोसिएट का नौकरी मिला। आई जॉइंड एमके शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स 15 जून 2005। वो मेरा पहला नौकरी इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस था।
टेक्निकल एनालिसिस मैंने पढ़ना स्टार्ट किया 2004 के बीचों बीच, जब मैं वहां पहुंचा बॉम्बे में। लाइब्रेरी में एक छोटा सा बुक था, तो कुछ मिस्टर मयूर शाह या ऐसा कुछ ऑथर का नाम था, बहुत छोटा सा ऐसा पतला सा बुक था। और मुझे पढ़ते ही इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट काइंड, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं जॉन जे मर्फी पढ़ना स्टार्ट किया। अपने जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स थे, वहाँ पे स्पाइडर सॉफ्टवेयर, आइरिस प्लस बोल के एक सॉफ्टवेयर था, तो मैं घंटों वहाँ पे टाइम टाइम स्पेंड करता था। और एक चीज मुझे क्लियरली समझ में आ गया था कि मुझे इसमें ही करियर बनाना है। वो ओके। बहुत रेयर इंस्टेंसेस अपने लाइफ में होता है जब आप एकदम क्लियर होते हो, और जब आजू बाजू सबको ही बोलता है ये नहीं करना चाहिए, बट यू आप ठीक हो, आपको पता है यही करना है। तो वैसा एक इवेंट था, वैसा एक टाइम था। क्या एज रही होगी आपकी उस टाइम? 2004 में मैं 24 साल का था, 2005 में 25 साल का। सो 1980 इज माय ईयर ऑफ बर्थ। ओके। तो तब मेरा एमके शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में एज अ टेक्निकल एसोसिएट स्टार्ट। और बढ़ते गया धीरे धीरे। जो मेरे बॉस थे वो अपना खुद का, बाय द वे तब एक बुल मार्केट था, बहुत रोरिंग बुल बुल मार्केट था। तो मैं जो भी थोड़ा बहुत पढ़ चुका था, समझ चुका था, प्रैक्टिस कर रहा था, जो भी कॉल्स देने का कोशिश कर रहा था, सीख रहा था एसेंशियली, वो काफी सारे टाइम सही जा रहे थे। तो मुझे लग रहा था यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं था कि भाई आप एक बुल बुल मार्केट के बीच में हो। बुल बुल मार्केट में 80-90% ऑफ द टाइम गलत सौदा भी, इट टेंड्स टू गो राइट द लॉन्ग प्लेस। तो बट कंटिन्यूअसली आई वाज स्टडिंग, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। जो भी, अब तब क्या था, amazon नहीं था, और बॉम्बे में ये सब किताब मिलते भी नहीं थे। बुक जोन बोल के एक शॉप हुआ करता था वीटी स्टेशन के बाहर, राइट हैंड साइड में, अभी भी होगा। उस दुकान के एकदम एंड में राइट हैंड कॉर्नर में एक शेल्फ में कुछ 10-12 किताबें रहते थे। एक एक किताब का दाम था तब, प्राइस था 2,500, 3,000, 3,500 रुपए में। आपको स्टीव निसन का कैंडलस्टिक का बुक होता। तो आई कुड जस्ट गो देयर, पिक अप द बुक, थोड़ा देख लेता था, ग्लॉसी है, अच्छा है, 2-3 पन्ने पढ़ के फिर वापस रख देता था। लेकिन इंटरनेट था, और धीरे धीरे कहीं से ये पीडीएफ, वो पीडीएफ, ये बुक का डाउनलोड, उसका प्रिंट आउट लेके लेके धीरे धीरे पढ़ना और खुद को इम्प्रूव करना, ऐसे चलता रहा। चलते चलते ब्रेकआउट आता है ना, जैसे स्टॉक कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट देता है एक्सेट्रा, वैसे मेरे करियर में आई थिंक एक मेजर ब्रेकआउट था मिड 2007, जब मुझे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशन डेस्क से एक बुलावा आया। क्या होता है जब हम लोग अच्छा काम करते हैं, आपका काम नोटिस होता है, अप्रिशिएट होता है। तो वैसे ही कुछ हद तक मेरा काम भी आई थिंक अच्छा ही हो रहा था, क्योंकि उन्होंने बुलाया। एंड आपने सुना होगा डॉक्टर सी के नारायण, इज अ वेरी वेल नोन पर्सन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। आई थिंक डॉक का करियर 40 साल के ऊपर तो आराम से होगा। तो उनसे मिला, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और आई थिंक अच्छा लगा। एंड फिर मुझे पहली बार इंस्टीट्यूशन डेस्क में नौकरी मिला। इंस्टीट्यूशन डेस्क इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। इसके पहले मैं कॉल्स देता था क्लाइंटों को, कुछ हद तक क्लाइंट्स के अकाउंट भी कुछ हद तक हैंडल करता था, इन द सेंस उनको हेल्प करता था कि ये स्टॉक लीजिए, इतना क्वांटिटी लीजिए, थिंग्स लाइक दैट। एसेंशियली रिसर्च ओरिएंटेड काम हुआ करता था। बट नाउ द रिसर्च इज फॉर द इंस्टीट्यूशंस। सो मैं अभी बात कर रहा हूँ हेज फंड्स, LICs, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और ये चलता रहा। उसके बाद 2008 आया, 2009 में मुझे ब्रिक सिक्योरिटीज में नौकरी मिला। ब्रिक सिक्योरिटीज में मैंने नौकरी की 2009 टू 2012। ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज था मेरे करियर में, बिकॉज यहाँ पे मैंने सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट किया। देखिए मैं कोडर नहीं हूँ, मुझे कंप्यूटर लैंग्वेजेस नहीं आते हैं, बट ब्रिक्स में एक ब्रिलियंट टीम हुआ करता था, जीनियस गाइस, जिनको कोडिंग बहुत अच्छी तरह से आता है। मुझे कोडिंग नहीं आता, लेकिन मैं मार्केट में कुछ हद तक काम कर चुका हूँ, तो मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस आइडिया था, उनको कोडिंग और लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का। तो हम लोग सब बैठ के सिस्टम्स डेवलप करते थे, लॉन्ग शॉर्ट सिस्टम, आर्बिट्राज सिस्टम, ब्लैक बॉक्सेस बनाने। सो माय इंटरेस्ट तब धीरे धीरे फ्रॉम कन्वेंशनल चार्ट देख के, ब्रेकआउट पैटर्न्स, हेड एंड शो, जो भी टिपिकल कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस होता है, वहां से मैं धीरे धीरे डाइवर्ट करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव ड्रिवन, रूल बेस्ड, 0-1, कोई ग्रे एरिया नहीं, उस तरफ मैं शिफ्ट कर रहा था, बिकॉज कंप्यूटर्स सब सब्जेक्टिविटी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। बाय द वे इस दरमियान मैं ब्रिक्स का जो ऑल्टरनेटिव रिसर्च डेस्क है, टेक्निकल डेस्क है, उसको मैं हेड कर रहा था। आई हैड द पोजीशन ऑफ AVP। एंड मेरे साथ मेरे टीम थे जो रोजाना कॉल्स देना, रिपोर्ट्स लिखना, तो वो तो काम रोज रोज चलता ही था।
And I had the privilege, I'm very lucky, I had the privilege to meet almost all of the mutual fund managers, LIC fund managers, few hedge funds in London, otherwise. So उनसे जब आप मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनका व्यू समझते हो, उनका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, कैसे स्टॉक के अंदर वो धीरे धीरे बाई करते हैं, निकल जाते, इट वाज अ बिग थिंग, यू नो, लर्निंग वाज ह्यूज। तो ये मेरा 2012 तक चला। तब मैं सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस फंड मैनेजर भी था, एक फंड भी मैनेज कर रहा था। तो धीरे धीरे मेरा करियर जैसे स्टार्ट हुआ रिसर्च से, एसोसिएट से, मार्केट ट्रैक करो, कॉल दो, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए स्टार्ट हुआ अभी फंड मैनेज करो। तो हम लोग जो सिस्टम्स डेवलप कर रहे थे उसके अंदर क्लाइंट्स अपने को, यू नो, दे वर गिविंग अस फंड्स टू मैनेज। तो तब मुझे लगा, दैट वाज वन फेज इन माय लाइफ, जब मुझे लगा दैट देयर इज अ कॉलिंग दैट आई शुड गो बैक टू माय होम टाउन। देखिए, मैं एक टिपिकल मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से आया हूँ, राइट? And my father was alone in the city. My brother used to live in US. I lost my mother when I was 8 years old. तो एक कारण था, एक very strong personal reason था to go back. And मैं देख रहा था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो पूरी तरह से कंप्यूटर से, so मेरा physical presence का जरूरत बहुत कम था। मैं क्लाइंटों को मिलता था once in a quarter, फोन पे ही सब हो जाता था, इंटरनेट पे सब हो जाता था। तब तो इतना इतना ज्यादा जूम था भी नहीं, बट आराम से काम हो जाता था। सो देन आई टॉक टू माय इमीडिएट बॉसेस एंड आई आस्क्ड देम कि क्या मैं आपके जो कलकत्ता के ऑफिस है वहां से ऑपरेट करना चाहूंगा, इससे मेरा फायदा होगा, दैट आई विल बी एबल टू हेल्प इन माय माय फादर आल्सो, बिकॉज एक प्रेजेंस मैटर होता है, यू नो। तो इसीलिए मैं 2012 वापस आ गया। उसके बाद थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ, मैं ट्रेड करता रहा, फिर मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ आज के तारीख में। यहाँ पे कलकत्ता में क्रेडेंट ग्रुप है, आप विवेक का नाम सुने होंगे, विवेक बजाज। विवेक से मिला, विवेक ने मुझे क्रेडेंट का नॉलेज हेड का एक पोजीशन दिया, बिकॉज मेरा ट्रेनिंग, ये जो पूरा जर्नी आपको बताया 2005 से ऑलमोस्ट मैं क्लास ले रहा हूँ। मुझे नहीं ओके। पता, बट वेरियस इंस्टीट्यूशंस, एमबीए इंस्टीट्यूशंस, एनएससी, एनआईएसएम, सो मैं क्लास लेता था, क्लास के फीडबैक्स अच्छे आते थे। सो विवेक से मिला, विवेक ने भी बोला दैट आई हैव हर्ड अबाउट यू, आप, मेरा यहाँ पे एक एकेडमी है, करंट एकेडमी, आप यहाँ पे ज्वाइन करो, यू कैन ट्रेड, यू कैन कंटिन्यू टू ट्रेड, आप जो भी कर रहे हो आप कंटिन्यू करो, बट यू कैन ऐड वैल्यू टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो मैं उनके साथ जुड़ा, करंट एकेडमी में, स्टॉकेज में भी जुड़ा। बट क्या है ना, बाय द हार्ट आई वाज ऑलवेज अ मार्केट गाय। तो मुझे लगा कि आई शुड गिव मोर टाइम टू द मार्केट। मैं दोनों चीज ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा था, एंड जस्टिस भी नहीं कर पा रहा था, कि ना ही मैं इसको ठीक से कर पा रहा हूँ, ना ही मैं उसको ठीक से कर पा रहा हूँ। तो वैसे ही एक टाइम आता है जब आप ब्रेकआउट करते हो। तो तब से आई थिंक फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। अपने अकाउंट में ट्रेड करता हूँ मैं, दूसरे के अकाउंट मैनेज नहीं करता। ट्रेनिंग होते रहता है, आई हैव अ प्रोग्राम विच इज कॉल्ड मेंटरशिप, और एडवाइजरी करना जस्ट फिर से स्टार्ट किया। काफी रिक्वेस्ट आते थे कि सर प्लीज एडवाइस दीजिए, बिकॉज इट हेल्प्स अस। सो जस्ट रिसेंटली आई स्टार्ट। सो आज आई थिंक 21st of August 2022, number one SEBI registered research analyst, trader in his own account, and trainer when it comes to mentorship, and as I said, advisor also. So ये रहा छोटा सा जर्नी। आपकी जो जर्नी है अभिजीत जी, वो जी। काफी मतलब जैसे कई लोग की जर्नी में देखता हूँ काफी अप्स एंड डाउन से एंड इनडिसाइसिवनेस होती है, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो आपने जैसे बताया 24-25 साल की उम्र में ऑलमोस्ट दैट इज ए क्लैरिटी ऑफ माइंड की मतलब कहाँ जाना है आपको, ये क्लियर था। तो कभी इस जर्नी के दौरान ऐसा आया कि आप सही रास्ते पे नहीं है, या कोई 2008 का ऐसा मंदी की सिचुएशन, कहीं भी आपको कुछ ऐसा लगा कि क्या मैं सही जगह पे हूँ या नहीं हूँ, ऐसा कुछ फीलिंग आया बीच में? नहीं, बिकॉज मैं कुछ चीज क्लियरली समझता हूँ कि हम लोग जो डिसीजन लेते हैं वो कभी सही गलत नहीं होता है। वो सही गलत या ठीक या गलत बाद में समझ में आता है, जब हम लोग ऑन द बैक देखते हैं, ऑन द हाइंडसाइट देखते हैं। जैसे चार्ट देखते हैं ना, चार्ट देखते हैं, हाँ प्राइस देखो यहाँ से, वो तो पीछे था, हो चुका है, अभी क्या। सो आई ऑलवेज बिलीव कि डिसीजन मुझे ही लेना है, चॉइस मुझे ही करना है। और वो डिसीजन लेने का दो किस्म का फल होता है, आइदर यू एंजॉय द रिजल्ट दैट इट हैज गॉन इन योर फेवर, और नॉट। इन आइदर केस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेना है। तो अगर ऐसा कुछ मैं डिसाइड करता हूँ जो कि आगे जाके
लगता है कि नहीं ये डिसीजन ठीक नहीं था, अब उस पे बैठ के रोने से तो फायदा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा ही है। सो आगे बढ़ो। सो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे करियर में कोई अप्स एंड डाउन नहीं हुआ था, 2008 देखा है, और वो काफी सारा डाउन पीरियड था। बट वक्त 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 का काम करता है, आपको आपका काम करना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ट्रेडिंग में भी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि आप डिसाइड करो आपको क्या लेना है, कौन से भाव में लेना है, कितना लेना है, उसको लॉस में काटो, प्रॉफिट में काटो, और उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी आप खुद लो। ना कि ऐसा हो कि अरे अरे मैंने काट दिया, देखो अभी प्राइस भाग गया, अब क्या करूं वो क्या करूं। So an individual needs to show that there is a certain bit of character in you. The market and the life will respect that. बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए पूछा क्योंकि काफी लोग अपने कैरियर को डिसाइड नहीं कर पाते, और हम्म। ये जो जितना जल्दी डिसाइड कर लेता है, क्योंकि एक ट्रेडर को भी बहुत तेजी से डिसीजन लेने होते हैं, तो हम्म। जितना क्लैरिटी के साथ आप डिसीजन लेते हैं उतना ही आपको फायदा पहुंचाता है, और लाइफ में जितनी जल्दी आप अपने कैरियर को चुन लेते हैं उतना फायदा पहुंचाता है। Yes, I agree, disagree also because market ट्रेंड रिवर्स भी होता है। तो जितना जल्दी आपने सोचा मैं सोमवार कल लॉन्ग जाऊंगा, बट दोपहर तक अगर वो घूम गया, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेबिलिटी होना भी चाहिए कि नहीं मैं गलत, अभी मैं घुमा दूंगा अपना पोजीशन। सो लाइफ में भी ऐसा होता है, आप कुछ सोचते हो लेकिन कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद लगता है कि नहीं प्रोबेबली ये वो वैसा नहीं हो रहा है जैसे मैं सोचा था। उस पे ना टिक के रखे, या फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या चेंज होना चाहिए, क्या इसको मैं बंद करके नया कुछ करूँ, ये माइंडसेट भी होना चाहिए कि नहीं मैं इसको ही बैठे रहूंगा, इस पे ही बैठे रहूंगा। सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो, वक्त बदलता है, आपको भी बदलना चाहिए। करेक्ट। तो अभी जैसे अभी मोस्टली आप ट्रेनिंग में हैं और सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं जैसे आपने बताया, जी। तो अभी जैसे ऑप्शंस में, फ्यूचर में या कैश में, मतलब कैसे आप जो खुद की ट्रेडिंग करते हैं वो सभी में करते हैं कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में करते हैं? पहले मैं सभी में करता था, बट जैसे मैंने आपको बताया जस्ट जुलाई 2022 से मैं फिर से काफी साल बाद मैं फिर से एडवाइजरी फील्ड में आया। देखिए मेरा एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन काफी सालों से है, वो परपेचुअल है अभी, तो मैं उसको यूज नहीं कर रहा। मीन्स इट वाज लाइंग डाउन डॉर्मेंट एंड पीपल वेर आस्किंग ऑल्सो। सो फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई दिस ईयर मैं पूरी तरह से फोकस बैंक निफ्टी पे है मेरा। मैं ऐसा ओके। नहीं चाहता कि मेरा ट्रेड जो मैं खुद कर रहा हूँ या फिर मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ उसमें कोई ओवरलैपिंग हो। ओके। तो मैं अभी पूरी तरह से बैंक निफ्टी फ्यूचर्स इज माय फेवरेट सेगमेंट ऑफ द मार्केट, बट ऑप्शंस में भी ध्यान रखता हूँ, बट ओनली वन इंस्ट्रूमेंट विच इज बैंक निफ्टी। इसके पहले अगर आप मेरे अप्रैल मार्च या जैन फेब का भी बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स बहुत थे, बहुत सारे ट्रेड्स थे, बट वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी और कैश मार्केट में मैं बहुत ईटीएफ पे ध्यान देता हूँ। मैं आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जो बुकेज होते हैं स्टॉक्स के, वो निफ्टी 50 हो या बैंक बैंक बीज हो या गोल्ड बीज हो या आईटी हो, फार्मा हो। सो आई हैव मेरा कोशिश यही रहता है कि व्हेन द मार्केट्स एक्चुअली क्रैश, व्हेन दे कम डाउन, आई बाय एंड accumulate मोर ऑफ these ETFs। मैं कैश मार्केट स्टॉक्स में नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसीलिए नहीं जाता था बिकॉज मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता था स्टॉक्स पे। तो सोचिए कि मेरा आईसीआईसीआई बैंक कैश मार्केट में है पोर्टफोलियो में, तो मेरा बायस रहेगा कि आईसीआईसीआई बैंक शुड कंटिन्यू टू गो अप, मैं चाहूंगा आईसीआईसीआई। लेकिन मैं जब फ्यूचर्स में आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखूंगा, मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट हो सकता है, तो मेरे दिमाग में कंफ्लिक्ट हो सकता है और होता भी है, करेक्ट। करेक्ट होता ही है। क्योंकि मेरे डीपी में आईसीआईसीआई बैंक है, तो मैं नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है। सो वो उस कंफ्लिक्ट में मुझे जाना ही नहीं था, इसीलिए मैंने नंबर वन मैं स्टॉक्स में नहीं जाता इन द कैश मार्केट वन। तो अभी जब मैं बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा हूँ, अभी तो मैं कर ही सकता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम मोर देन हैप्पी बाइंग दीज ईटीएफ्स, accumulating them। इंडेक्स फंड्स आई थिंक मेक्स मोर मोर सेंस टू मी, इसीलिए मैं अपना ट्रेडिंग पूरी तरह से बैंक निफ्टी पे ध्यान दूँ। ओके। तो अब आपके ऊपर है, अब आप अपना स्क्रीन शेयर करिए और कुछ अपना सेटअप के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। श्योर। उसके पहले आपको मुझे होस्ट का एक्सेस देना पड़ेगा। या
Yes. Can you see my screen? Yes. Okay. तो मेरा अप्रोच ट्रेडिंग एनालिसिस ट्रेनिंग जो भी हो इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलिमेंट्स। मतलब मैं फोकस करता हूं कुछ की एलिमेंट्स पे कि आपका चार्ट का ट्रेंड क्या है, उसका चॉपीनेस या वोलेटिलिटी किस तरफ है, कैसा है, किस तरफ तो नहीं हो सकता, कैसा है, उस स्टॉक में मोमेंटम है या नहीं है, और कुछ हद तक अगर स्टॉक्स का बात करें तो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ विज़-अ-विज़ द निफ्टी या बैंक निफ्टी है या नहीं है। ठीक है। ओके। सो एलिमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ज्यादातर मैं पुल बैक ट्रेड करता हूँ। पुल बैक ट्रेड मतलब एक स्टॉक जो एक अच्छा सा ट्रेंड पकड़ के बैठा है, ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उसके बाद मैं वेट करता हूँ कि ये एक पुल बैक दे, नीचे की तरफ आए, एक शॉर्ट टर्म जिसको करेक्शन बोला जाता है। फिर यहां से क्या मुझे प्राइस ऐसा इंडिकेशन कुछ देगा या दे रहा है जिससे बता रहा है कि अपने प्रीवियस हाई पे जा सकता है या और ऊपर जा सकता है। तो ये जो यहां से यहां तक का जो मूवमेंट है, इसको मैं खाने का कोशिश करता हूँ, इसको मैं प्ले करने का कोशिश करता हूँ। These are typically called pullback trading. So my main strength, my main style of trading आज pullback trading है। बट ये pullback trading जब मैंने स्टार्ट किया था 2004-5 में, तब नहीं था। तब टिपिकल टेक्निकल एनालिस्ट एक ब्रेकआउट ट्रेडर होता है, पैटर्न ब्रेकआउट, ट्रायंगल ब्रेकआउट, हेज वेज वेज पैटर्न ब्रेकआउट एक्सेट्रा। सो धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया 2009 टू 2012 जब मैं ब्रिक्स में था, आई यूज्ड टू डेवलप एंड वर्क ऑन ऑन क्रिएटिंग वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज सिस्टम्स। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस हुआ और लगा कि पुल बैक ट्रेडिंग मेरे लिए सही है। तो आज की तारीख में मैं ज्यादातर पुल बैक ट्रेडिंग पे ही फोकस करता हूँ, और इसलिए मैं ट्रेंड को पहले डिफाइन करता हूँ। उसके लिए बहुत कुछ देखा मैंने। मूविंग एवरेजेस आर ब्यूटीफुल। आप सिंपल एक या दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लीजिए। डैरिल गप्पी का काम इन टर्म्स ऑफ मूविंग एवरेज रिटर्न बहुत अच्छा है। सो जब एक सर्टेन सेट ऑफ मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ अपना स्लोप बनाते हैं, इट गिव्स अ वेरी गुड नाइस फील एज एन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। सो ट्रेंड को पकड़िए, ट्रेंड पकड़ने के बाद वेट कीजिए कि वो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन दे, जैसे कि ये यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन, उसके लिए वेट कीजिए। और अगर बेहतर ये होगा कि जिस स्टॉक पे आप ध्यान दे रहे हो वो एक रिलेटिवली आउट परफॉर्मर हो, मतलब निफ्टी से बेटर कर रहा है ऊपर की तरफ, या अगर निफ्टी गिर रहा है तो वो कम गिर रहा है। सो आउट परफॉर्मर फ्रॉम द सेक्टरल पॉइंट ऑफ व्यू, आउट परफॉर्मर फ्रॉम द स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग जो मैं देखता हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फर्स्ट थिंग जो मैं नोटिस करता हूँ वो स्टॉक का ट्रेंड, नंबर वन। नंबर टू, उसका डिग्री ऑफ द करेक्शन। ये कौन सा चार्ट है? एसबीआई का चार्ट। एसबीआई का आप अगर हाँ, ये एक अच्छा खासा ट्रेंड है। एक्सक्यूज मी। यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें तो आप देखेंगे ये एक क्विक शॉर्ट टर्म करेक्शन था, ये भी एक क्विक शॉर्ट टर्म करेक्शन था, ये भी एक शॉर्ट टर्म, बट ये जो शॉर्ट टर्म करेक्शन था ये एक्सटेंड होकर ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। सो कौन से करेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कि कैसे डिफाइन करना चाहिए बाउंस बैक, ये सब मैं काफी सालों से प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके, ट्वीकिंग करके सीखा हूँ, और ये सब मैं अपने कोर्स में सिखाता भी हूँ। द गुड थिंग इज हमेशा राइट नहीं जाता है। सो बाजार हमेशा आपको गलत प्रूफ करता है और एक मौका देता है दैट यू लुक एट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट ट्रेड कैसे यहाँ से और इम्प्रूव हो सकता है। तो मेरा मेन स्टाइल यही है कि मैं, आप अगर पूछेंगे अभिजीत आपको ये स्टॉक कैसे लगता है, मैं फर्स्ट यही बताऊंगा कि इसका, मैं फर्स्ट ये चेक करूंगा डिफरेंट टाइम फ्रेम में इसका ट्रेंड क्या रहा है। जैसे फ्राइडे को हम लोग ने अपने क्लाइंटों के लिए डीवीज का एक शॉर्ट ट्रेड रिकमेंड किया था, उसके पहले कोटक का एक लॉन्ग ट्रेड रिकमेंड किया था। डीवीज क्लियरली आप वीकली चार्ट देखे, डेली चार्ट देखे, 75 मिनट टाइम फ्रेम देखे, एक क्लियर डाउन ट्रेंड पकड़ के बैठा है। सो अगर कोटक नॉट सिक्योरिटीज, कोटक बैंक का बात करें, जो कोटक बैंक का एक लॉन्ग ट्रेड रिकमेंड किया था, उसका मेन कारण था कि इसका एक जो ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ है और एक्सटेंड कर रहा है ऊपर की तरफ। इट वाज ओपनिंग अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, गिविंग द ब्रेकआउट। सो मेरा स्टाइल जनरली यही है। अगर तो हम कोटक
से हाँ निफ्टी को कंपेयर करें इस सिनेरियो में, आज के सिनेरियो में, या पिछले एक वीक के सिनेरियो में? बिल्कुल। ये मैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। दो तीन उपाय है, दो तीन वेज है इन विच हम लोग कोटक को निफ्टी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वन सिंपल वे इज ऑलवेज लुक एट द रेशियो चार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। कोटक कोटक बैंक को मैंने सेलेक्ट किया, उसको डिवाइड करता हूँ मैं NIFTY, इंडाइसेस में जाता हूँ, निफ्टी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो मतलब कोटक डिवाइडेड बाय निफ्टी, और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देता हूँ। ठीक है। जब मैं अब इसको एंटर करूंगा, जो चार्ट आपके सामने खुलेगा, उसका प्राइस का कोई अहमियत नहीं है। दिस इज नॉट अ प्राइस, ओके। दिस इज अ रेशियो चार्ट बिटवीन कोटक डिवाइडेड बाय निफ्टी ऑन द डेली टाइम. ओके। So you can see that the ratio chart last time, which was here, is now over here, and now it's trying to reverse. It's not a very good ratio chart, जो कि यहाँ पे था, but it's not a very great ratio chart. अगर आप, for example, ICICI Bank divided by Nifty indices multiplied by 100, इसका रेशियो चार्ट बहुत अच्छी तरह से ऊपर की तरफ होगा. सो ये डिफरेंस आपको समझ में आता है, राइट? नाउ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे मैं ध्यान देता हूँ, वीकली, डेली 75, डेली 75, 15. सो जो ट्रेड निकल के आ रहा है वो कौन से टाइम फ्रेम से निकल के आ रहा है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम मोर ऑफ एन इंट्राडे ट्रेड होता है. 75 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेड मोर ऑफ इंट्राडे टू 1 डे 2 डे होल्डिंग होता है. और ऑफ कोर्स डेली चार्ट से जो ट्रेड निकल के आता है वो मल्टीपल डेज का होल्डिंग होता है. सो कोटक बैंक मेरा 75 मिनट से निकल के आया था, एंड उस टाइम फ्रेम में द स्टॉक वाज गिविंग मी अ रेंज बाउंड ब्रेकआउट वेयर इट वाज क्लियरली स्टक इन दिस रेंज, एंड आई वाज अटेम्प्टिंग कि जब ये रेंज से निकलेगा मैं इसको पकड़ने का कोशिश करूंगा. एक दफा मैं यहाँ पे आई थिंक ट्रेड लिया था और यहीं पे निकल गया कुछ 8-9 पॉइंट का लॉस में, बिकॉज वो निकला नहीं. बट जब फाइनली निकला तब हम उसको कैप्चर कर पाए. So these are the type of trades I try to take. These are the type of trades I try to take. तो आप अगर बोलेंगे 1940 से ये नीचे 1870 पे आया, क्या आप इसको शॉर्ट करोगे? मैं कभी नहीं करूंगा. मैं कॉन्ट्रा नहीं खेलना चाहूंगा. मैं वेट करूंगा कि ये नीचे आ जाए, फिर बाउंस बैक दे, फिर नीचे की तरफ फिर से खुलेगा तो मैं. सो हर एक ट्रेडर का एक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जो उसको उसको अपने फिलॉसफी के साथ, अपने पर्सनालिटी के साथ सूट होता है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, जितना मेरा स्टॉक मार्केट में एज अ एसोसिएट, रिसर्च एनालिस्ट, ट्रेडर, इन्वेस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा रहा है, एग्जैक्टली उतना ही एक्सपीरियंस मुझे एज अ ट्रेनर भी रहा है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव टॉट एंड हाउ मेनी आवर्स, आई हैव नो क्लू. 2005 से काउंट करने जाऊंगा, आई हैव नेवर काउंटेड दैट. बट इनसे ना मैं इनके स्टोरीज, इनके ट्रेडिंग स्टाइल्स, इनके लॉसेस, विन्स, इंफॉर्मेशन लेता हूँ, सुनता हूँ इनके स्टोरी, समझने का कोशिश करता हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होता है, क्यों वो लॉस करता है, और मैं खुद भी उनके साथ रेजोनेट कर पाता हूँ, बिकॉज मैं भी वही करता हूँ. एक चीज मैंने देखा है कि एक जो एक सीख रहा है, सीख के ट्रेड कर रहा है, या फिर ट्रेड करके लॉस कर चुका है फिर जाके सीख रहा है, जो भी हो, आप बहुत कुछ करने का कोशिश करते हो. मतलब आप कोटक बैंक को भी लॉन्ग करोगे, आप बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करोगे, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है उस पर भी पार्टिसिपेट करोगे. तो वो कभी ब्रेकआउट ट्रेड करता है, हाँ मार्केट बहुत ऊपर चल चुका है, चलो उसको बेच देते हैं, मतलब कॉन्ट्रा भी खेल रहा है. वो बहुत कुछ करने का कोशिश करता है. एंड ऑफ द ईयर कुछ ज्यादा रिटर्न्स निकल के नहीं आता है. सो ही इज अ प्रोबेबली अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन काइंड ऑफ. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को ये समझ नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं. फिर आता है कि आप समझिए, सीखिए, एंड लेट्स से यू टॉक अबाउट कॉन्ट्रा ट्रेड या स्विंग ट्रेड, जो मैं आपको बता रहा था, फुल बैक ट्रेड. फिर आप इसको कीजिए, क्या ये आपके रिस्क एपेटाइट, ट्रेडिंग स्टाइल से मैच होता है कि नहीं, आपके साइकी से मैच होता है कि नहीं. फिर उसको ही पकड़ के आप लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल वही करते जाइए. देन यू बिकम अ मास्टर ऑफ वन सेटअप ओनली. इससे होता क्या है? नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत लेस, क्वालिटी ऑफ द ट्रेड्स मच बेटर. बट उसके लिए पेशेंस का जरूरत है, समझने का जरूरत है कि मुझे कंपल्सिवली ट्रेड करने का जरूरत नहीं है. जब मेरा सेटअप आएगा मैं तभी ट्रेड करूंगा. तो जैसे मैं कह रहा था, जैसे कोटक बैंक का ही चार्ट था, जी. आप शॉर्ट भी करते हैं कि पुल बैक में सिर्फ शॉर्ट भी करते हैं? तो अगर नहीं, हम आपको लोग शॉर्ट भी करते हैं. जैसे मैंने आपको अभी बताया, डीवीज का एक शॉर्ट रेट दिया था हम लोग ने यहाँ पे. दिस वाज अ टिपिकल, एकदम टिपिकल पुल बैक ट्रेड है. डाउन ट्रेंड, बाउंस बैक, ओपनिंग अप. ओके,
सो हैशटैग 111 बोल के मेरा एक रीसेंट इंट्रोडक्शन है एडवाइजरी प्रोडक्ट का। उसका मैं जो भी अपने क्लाइंटों के साथ जो भी कम्युनिकेट करता हूँ, वो पूरी तरह से मैं एक वीडियो बना के शाम को यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, जिससे कि 100% क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी रहे। ऐसा नहीं कि मैंने क्लाइंटों को 2 ट्रेड दिए, एक गलत तो वो छुपा दिया, जो सही उसका स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया, वैसा नहीं। 9:15 से 3:30 बजे तक मैं अपने क्लाइंटों को एग्जैक्टली क्या बोलता हूँ और क्यों बोलता हूँ, उसका पूरा ट्रांसपेरेंसी आपको 21 जून से कल के डेट तक, सॉरी सैटरडे फ्राइडे के डेट तक यूट्यूब चैनल में पूरा मिल जाएगा। ओके। तो बेसिकली अगर सपोज जैसे अभी बैंक निफ्टी ने एक रैली पकड़ी, तो बैंक निफ्टी की जो रैली आई है, उस रैली में मैंने देखा मेजर पार्टिसिपेंट जो है आईसीआईसीआई बैंक था, कोटक बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक्सिस बैंक और काफी सारे बैंकों ने कंट्रीब्यूट उतना यस, नहीं किया। राइट, फिर अभी एक रिवर्सल आया जो अपने लास्ट फ्राइडे को हम लोगों ने देखा। राइट। तो अभी जैसे आप बैंक निफ्टी में आप मोस्टली करते हैं, तो मैं बैंक निफ्टी से रिलेटेड सवाल पूछ रहा था जी, कि अभी हम देखते हैं किस में, जैसे आईसीआईसीआई बैंक बहुत स्ट्रांग है जी, और रिलेटिवली कोटक बैंक मिक्स है, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं यस, है अभी। तो बिल्कुल। अभी कोटक बैंक को आप कैसे देखते हैं, मतलब कहाँ से आपको अगर लॉन्ग करना होगा तो करेंगे वापस इस सिनेरियो में? सिंपल है। आपका लास्ट क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ता हूँ। लेट्स से कोटक बैंक अगर बात करें, तो जैसे मैंने आपको एलिमेंट्स लिख के दिया था कि ट्रेंड, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, रिलेटिव स्ट्रेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ट्रेंड, वोलेटिलिटी और मोमेंटम है। सो कोटक बैंक अभी भी, मेरा चार्ट ये पर्टिकुलर 75 मिनट टाइम फ्रेम बता रहा है कि ये अभी तक अप ट्रेंड में है, लेकिन हो सकता है कि ये घूम जाए। ऑफ कोर्स क्लियर ब्रेकआउट लेवल्स इसके ये थे प्रीवियस हाइज। टेक्निकल एनालिसिस ये सजेस्ट करता है कि प्रीवियस हाइज अगर लोज बनता है, अगर बनता है मतलब ये जो लेवल्स थे जहां से इसने ये ब्रेकआउट दिया, ये आगे जाके फ्यूचर में अगर ये भाव वापस आता है तो ये सपोर्ट बन सकता है। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, हो सकता है। अगर होता है तो मतलब ये बार का अगर हाई निकाल देता है, सोचिए 1890 ऐसा एक मूव आता है, तो इसका मतलब कोटक मुझे ये सिग्नल दे रहा है कि इसका ये जो अप ट्रेंड है ये फिर से ऊपर की तरफ एक कोशिश दे रहा है ऊपर में जाने का। तो कोटक में मैं अभी तक लॉन्ग बायस रखूंगा, लेकिन मैं वेट करूंगा कि एटलीस्ट 1890 तो निकालो। और अगर ये नहीं होता है, उल्टा अगर यहाँ ऐसे सोचिए, यहाँ पे मुझे कल दिखता है, तो मतलब ये अपना सपोर्ट काम नहीं कर पाया। हो सकता है मूविंग एवरेज तब तक ऐसे हो जाए। तो मेरा जो यहाँ पे बुलिश व्यू था, यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया था, यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया, वो अटेम्प्ट अभी मेरा नीचे की तरफ खुल जाएगा। ये मैं आपको बैंक निफ्टी के एग्जांपल के साथ बता सकता हूँ। बैंक निफ्टी का देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का अगर आप पूरा मूवमेंट देखेंगे, तो आपको करेक्शन देखिए, 2-3 बार का करेक्शन, 2 बार का करेक्शन, 3 बार का करेक्शन। और बाय द वे ये करेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, A B C ऐसे 1 2 3 4 5, 2 बार करेक्शन, 2 बार करेक्शन, ये 1 2 3 जैसा था, छोटा छोटा करेक्शन, वेरी छोटा इसको करेक्शन, अब ये। सो अगर हम इनको सिंपल करेक्शन बोले, जो कि जस्ट दो तीन दिन से जस्ट गिरता है और ऊपर चला जाए, इनको अगर सिंपल करेक्शन बोले, और इसको अगर कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोले, जो करेक्शन एक ऐसे 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 मल्टीपल लेग्स में गिरता है, तो इस करेक्शन के पहले आपको सिंपल 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 मिला है, इस कॉम्प्लेक्स के पहले आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल सिंपल मिला है। हाई चांस, मुझे लगता है, दिस इज माय व्यू, दिस करेक्शन इज वेरी हाई चांस इज लाइकली टू बी इन द 75 मिनट टाइम फ्रेम, इज लाइकली टू बी अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन, लाइकली टू। ये मेरा सोच, आई कैन बी रॉन्ग। इसका मतलब ये जो गिरावट फ्राइडे को दिखा, इसका जो काउंटर मूवमेंट आएगा, जब भी आएगा, इस नीचे के लेवल से भी आ सकता है। हो सकता है ये नीचे की तरफ ऐसे 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 करके और एक लेग दे। ये देने का ये देने का स्कोप काफी हाई है, बिकॉज अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, क्लियरली 40,000 का एक क्लियर रेजिस्टेंस जो था, उसको उसने रेस्पेक्ट दिया। You had a phenomenal rally, correct? This rally is phenomenal. And is in that entire rally, you have had one small correction, two small correction, three tiny correction, and इसको correction बोलना भी ठीक नहीं होगा। मतलब इस entire move में इंडेक्स इंडेक्स ने स्टॉक नहीं इंडेक्स ने करेक्शन दिया ही नहीं। सो हो सकता है कंटिन्यूअस कि रैली थी एक्चुअली, it was a बहुत phenomenon, स्ट्रांग so रैली। very strong rally. And thanks to whom? Thanks to ICICI Bank. Thanks to whom? SBI also participated in this. But SBI देखिए ऑलरेडी हाई बना चुका है, और SBI ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। सो वन की प्लेयर
within the bank nifty has already given us clear signs कि बॉस ये तो एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा है, एसबीआई में डेफिनेटली हो रहा है। तो विल दिस ट्रिकल डाउन, क्या ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन अपने को एक्सिस में भी दिखेगा, क्या ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन अपने को आईसीआईसीआई बैंक में भी दिखेगा? आई थिंक पॉसिबिलिटी है। अब आईसीआईसीआई बैंक का भी आप रैली देखेंगे, करेक्शन हुआ ही नहीं। दिस इज सेम लाइक बैंक निफ्टी। दिस इज ओनली करेक्शन, इसको इसको और इसको करेक्शन हम नहीं बोल सकते। So if we take a look at the top 6 stocks of Bank Nifty, so the scope of this is seems to be, मैं predict नहीं करना चाहूंगा, but अगर मैं past behavior देखूं तो it seems like हाँ हो सकता है एक short term complex correction हो। इसका मतलब bottom line क्या है? bottom line यही है कि बैंक निफ्टी का अगर मैं 75 मिनट टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा चार्ट के बेसिस पे ये डाउन ट्रेंड जा चुका है, ये एक लेग नीचे की तरफ दे चुका है। अब ये जो बाउंस बैक आएगा, जब भी आएगा, जो भी भाव से आएगा, उसको मैं बहुत क्लोजली देखूंगा, और वो अगर ऐसे करके टर्न देता है जो मैंने आपको डीवीज में दिखाया एक्सेट्रा, तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट। देखिए मेरा एक हर एक चीज का एक लॉजिक, रैशनल, रूल्स, प्रिंसिपल होना चाहिए। सो मेरा प्रिंसिपल ये है कि मैं कभी भी टॉप को बेचने का कोशिश नहीं करता। मुझे यहाँ इसको बेच के ये 3 बार खाने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं वेट करूंगा कि प्राइस मुझे क्लियरली समझा दे, बता दे, एक लेग के हेल्प से, मतलब 1 leg of fall confirms me that I am coming down or I have come down, then अगर सेकंड लेग खुलता है, जो सेकंड लेग है, मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसीलिए लेट्स से जब बैंक निफ्टी गिर रहा है, मुझे यहाँ पे खरीदने का कोई शौक नहीं है, और मैं ये अटेम्प्ट करता भी नहीं। मैं उसको जाने देता हूं। मैं बोलता हूं कि आप मुझे एक बाउंस बैक दीजिए, आपके ट्रेंड को रिवर्स कीजिए, फिर आप जब मुझे एक छोटा सा करेक्शन दोगे, फिर जब नेक्स्ट लेग ओपन होगा, ये मेरा एरिया है। मतलब वन नीड्स टू नो हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। एक्चुअली मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था। कई बार होता है जैसे इंडेक्स के, चाहे इंडेक्स को लेते हैं या स्टॉक्स को लेते हैं, कि सपोज कोटक बैंक 1877 पे है सपोज, अब आपने एक दिमाग में बनाया है या आपने आपकी टेक्निकल को देख के ये डिसाइड किया है कि 1890 1890 से ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग करेंगे, या सपोज आपने बनाया कि 750 1750 के नीचे जाएगा तो अपन शॉर्ट करेंगे सपोज। तो क्या इस लेवल के बीच में, मतलब 1890 या 1750 या 1800 जो भी आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस डिसाइड किया है, तो इसके बीच में आप ट्रेड करते हैं या नहीं करते उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स को? अगर जो मेरे रूल्स है, सेटअप्स के जो रूल्स है, अगर वो मैच होता है तो ट्रेड है, सिंपल। ओके। अगर वो मैच नहीं करता है, तो नहीं अगर करता, 1890 नहीं जाता है और आप लॉन्ग करना चाहते हैं और कोटक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो आप लॉन्ग नहीं जाएंगे अनलेस अनटिल अगर ये 1890 को क्रॉस नहीं करता, करेक्ट? नहीं, द सेटअप हैज गॉट नथिंग टू डू विद लेवल। ओके। सेटअप का लेवल के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब दिवाली का अक्टूबर का कोई डेट के साथ लेना देना नहीं होता है। दिवाली तभी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जब एक प्रॉपर, एक सर्टेन अलाइनमेंट होता है। एक सर्टेन अलाइनमेंट ऑफ द स्टार्स विल टेल अस कि हाँ ये दिवाली है या ईद है या हैप्पी न्यू ईयर है, इंडियन हिंदू कैलेंडर के बेसिस पे, और एनी अदर वर्ल्ड वाइड अगर आप कोई भी इवेंट देखे, जो भी साइंटिफिक इवेंट्स है, वो आर ऑल बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ स्टार्स। सिमिलरली मेरा ट्रेड इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ट्रेंड, मोमेंटम, वोलेटिलिटी। उसके साथ वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं। तो जब भी मुझे वो अलाइनमेंट दिखेगा, मेरा एक पॉसिबिलिटी है ट्रेड लेने का। ट्रेड होता है, सही भी जाता है, गलत भी जाता है, और इनफैक्ट 50% ऑफ द ट्रेड ऑफ द टाइम वो ट्रेड नेगेट हो जाता है। मतलब मेरा सेटअप बता रहा है कि एक सर्टेन प्राइस के ऊपर हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन प्राइस वो लेवल तक गया ही नहीं, उल्टा नीचे आ गया। तो एक सेटअप बना था, एक पॉसिबिलिटी बना था, बट वो नेगेट हो गया, वो हुआ ही नहीं। इनफैक्ट 50% ऑफ द टाइम तो यही होता है कि मैं एक सेटअप पकड़ता हूँ, मतलब एक स्टॉक को ट्रेड करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन प्राइस मुझे वो कंफर्मेशन नहीं देता है। ओके। और 50% ऑफ द टाइम जब कंफर्मेशन देता है, वी मेक मनी, वी लूज स्मॉल लॉसेस, दैट इज ट्रेडिंग। ओके। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली इसलिए रिटेल ट्रेडर्स के लिए मैं पूछ रहा था, कई बार वो बहुत कंफ्यूज होते हैं लेवल और रेजिस्टेंस और कहाँ ट्रेड करना है कहाँ पे नहीं करना है।
तो पेशेंस का कितना वैल्यू है बेसिकली ट्रेडिंग के समय? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे याद है, विवेक के साथ मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, तब उसने मुझे ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था कि दो दो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताइए ट्रेडर्स के लिए या किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए। तो जिगर और सबर। तो सबर इज योर पेशेंस। तो पेशेंस मार्केट में दो लेवल पे होता है, दो डिफरेंट टाइप्स के पेशेंस। एक पेशेंट होता है कि आप पेशेंटली वेट कर रहे हो सौदा सेटअप बनने के लिए कि आप ट्रेड लोगे, मतलब ट्रेड के पहले। और दूसरा पेशेंस होता है ट्रेड लेने के बाद, राइट। स्पेशली जब आपका सौदा सही जा रहा है, बिकॉज जब सही जाता है तब पेशेंस बहुत कम रहता है, और जब लॉस में बैठ जाते हैं तब पेशेंस ही पेशेंस होता है, वो ठीक नहीं है। तो बट इसको समझना और इसको एग्जीक्यूट करने के पीछे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सोचिए मुझे मार्केट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ या मेरा एक फैमिली बिजनेस है और मेरे पास कैपिटल है। मैं यूट्यूब देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ और मुझे लगता है ट्रेडिंग करना चाहिए, यहाँ पैसा बन सकता है। तो मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख ली। सो वो इंसान, वो ट्रेडर मार्केट में पेशेंस का अहमियत नहीं समझेगा, बिकॉज वो धनाधन रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है। टीवी पे देखता है, कोई आके ये बोलता है वो खरीद रहा है वो बेच रहा है। यूट्यूब में कोई वीडियो देख लिया, स्टोकास्टिक्स इंडिकेटर, एमएसीडी इंडिकेटर, वो लगा के ट्रेड कर। तो वो अनाप शनाप कुछ कर रहा है विदाउट हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग और विदाउट हैविंग अ क्लियर रोड मैप। दिस इज, आई थिंक आपको पता होगा, मे बी 90% ऑफ द केस इज लाइक दिस। तब जाके एक इंसान सोचता है नहीं अभी लॉस हो गया, अभी चलो ढंग से सीखता हूँ। तब वो जाके खुद सीखता है या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करता है या किताबें खरीदता है, और धीरे धीरे उसका अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। फिर वो एक ऐसा स्टेज पे आता है जब उसको समझ में आता है कि हाँ ऐसे ट्रेड करना चाहिए। तब वो समझता है हाँ अभी पेशेंस का रोल क्या है। सो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस पेशेंटली वेट करने के पीछे जो कॉन्फिडेंस चाहिए, व्हाई विल आई वेट, मुझे पता है आई एम एक लेग सेल ऑफ हो चुका है, आई एम पेशेंटली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेग। क्यों, व्हाई एम आई पेशेंटली वेटिंग? बिकॉज दैट इज माई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। सो वो बिलीव आने के लिए, वो अगर बिलीव नहीं आता है तब एक ट्रेडर पेशेंस शो नहीं कर पाएगा। बिकॉज मार्केट में ये ऊपर जा रहे हो, ये नीचे जा रहा है, वो वहां भागेगा, कितना कुछ करने को है और खोने को है। लेकिन पेशेंट तभी आएगा जब एक इंसान को पता है कि वो एग्जैक्टली किसके लिए वेट कर रहा है, कौन से सेटअप के लिए वेट कर रहा है। सो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक हमारे पास सपोज एक ट्रेडर है और उसके पास अराउंड 30 to 35 lakhs कैपिटल है सपोज, और लेकिन वो काफी यूट्यूब देख चुका है और काफी सीएनबीसी और सारे चैनल वैनल देखने के बाद उसकी ट्रेडिंग करने की, तो उसे टॉप 3 अगर हम एडवाइस देना चाहें, अगर आप, जैसे मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? सो नंबर वन, क्या ये 30 लाख इज ऑल द कैपिटल? देखिए फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए जो ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं। सो वो आप म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड लमसम कर सकते हो, खुद कैश पोर्टफोलियो बना सकते हो, जैसे मैं खुद करता हूँ, ईटीएफ्स खरीदता हूँ। तो एक प्रिपरेशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन ऑफ योर वेल्थ, उससे ट्रेडिंग का कोई लेना देना नहीं। वो एक अलग से होना चाहिए, वो फर्स्ट होना चाहिए, फिर आप ट्रेडिंग पे आइए। सो मैं ये अजम्पशन कर लेता हूं कि आपका जो हाइपोथेटिकल ट्रेडर है वो ऑलरेडी ये सब कर चुका है या कर रहा है। अब यस। उसके पास एक लेट्स से 30 लाख का कैपिटल है, जो वो पूरी तरह से एक सेपरेट अकाउंट खोल के सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहता है। सो करेक्ट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो नंबर वन, आई थिंक, नो दाई सेल्फ। दैट इज, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या हूं, इन द सेंस दैट बाजार में अगर 100 जन आते हैं ट्रेड करने को, और 100 जन को अगर आप पूछे आपको क्या चाहिए बाजार से, तो 100 से 100 जन ही आपको आंसर ये देंगे कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं है, जब कोई कमाता है तो कोई लॉस भी करता है। मतलब बाजार में जो हम लोग चाहते हैं और जो रियलिटी होता है उसमें काफी फर्क है। सो लेट्स प्लग इन दिस डिफरेंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉट व्हाट यू वांट, बट हाउ विल यू गेट दिस डन। मतलब मैं, आपका जो ट्रेडर है वो 30 लाख लेके आता है,
मैं उसको पूछता हूँ, मेंटर करता हूँ, आपको क्या चाहिए? मुझे प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट चाहिए? लेट्स से बोल देता है 50% प्रॉफिट चाहिए 1 ईयर। ऐसे 30 लाख टू बिकम 45 लाख, बोल यस। सो ये हो गया आपका विश, आपका डिजायर। अभी आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? हाउ विल यू डू इट? दिस इज नो दाई सेल्फ कि आर यू एन एक्टिव ट्रेडर, आर यू फुल टाइम ट्रेडर, क्या आपका कोई नौकरी, जॉब, बिजनेस है? आप कितना अमाउंट ऑफ योर रिसोर्स, दैट इज रिसोर्स मतलब टाइम, डेडिकेटेड टाइम, एफर्ट, कंसंट्रेशन दे सकते हो? सो फॉर डिफरेंट पीपल इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। जो नौकरी कर रहा है या जो कोई डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस कर रहा है, उसके लिए मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करना इज नॉट पॉसिबल। तो उसका पाथ, रूट, स्ट्रैटेजी, टाइम फ्रेम, रिस्क एपेटाइट अलग है। लेकिन मैं 9 to 3:30 मार्केट में फुल टाइम हूँ। आई कैन ट्रैक 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, 7, कुछ भी ट्रैक कर सकता हूँ मैं, इंट्राडे कर सकता हूँ। सो आई कैन डू 10 ट्रेड्स इन अ डे। Someone who's doing a job should not do more than 10 trades in a month. So that is extremely important. एक पेपर लेके, एक पेन लेके आप लिखिए कि what are my strengths and weaknesses in terms of trading. उसके बाद it is important that you understand what you're doing. आप सीखिए, खुद सीखिए। जैसे मैंने किताब पढ़ के, यहाँ से पीडीएफ लेके वहां से सीखा है, या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए। आज के तारीख में हर कोई मेंटर है, तो आप एक कोर्स ज्वाइन करके सीखिए। सीखने से नहीं होगा, उसके बाद आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, विच आई कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, नॉट बुकिश लर्निंग। वी एक्सरसाइज एंड देन वी लर्न। देन धीरे धीरे अगर आप में वो डेडिकेशन है, धीरे धीरे आप आपका एक नीश, एक कार्व आउट करोगे, एक पाथ कि मैं ऐसे ट्रेड करूंगा, ये टाइम फ्रेम ट्रेड करूंगा, ये इंडेक्स ट्रेड करूंगा, ये ऐसे स्टॉक्स ट्रेड करूंगा। वक्त लगता है। आई थिंक it should take anyone minimum 2 to 3 years of time just to reach, not to make money, to समझने के लिए कि मैं आगे जाके क्या क्या करने वाला हूँ, what kind of a trader am I, short term trader, swing trader, positional trader। ये समझने के लिए, उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए आगे जाके फॉर द नेक्स्ट 10 years, आई थिंक 3-4 साल आराम से लग जाते हैं। सो पेशेंस यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। सो ये जो 30 लाख वाला ट्रेडर है, ही हैज टू बी वेरी ओपन माइंडेड, ही नीड्स टू लर्न, ही नीड्स टू एग्जीक्यूट। उसको फीडबैक लेना चाहिए मार्केट से, मैं कहाँ गलत गया। ही नीड्स टू हैव वेरी ओपन माइंड टू कीप ऑन लर्निंग, सो दैट एक लेवल पे वो जाके समझे, अच्छा तो दिस इज व्हाट आई विल लुक टू डू। सो everyone has their own path। जैसे मेरा path, मेरा लाइफ पाथ इज यूनिक, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। वैसे मुझे लगता है दैट एवरी ट्रेडर जर्नी इज ऑल्सो वेरी वेरी यूनिक। मैं किसी और का रेसिपी देख के कॉपी पेस्ट करके वैसा नहीं होगा, इट डजंट वर्क दैट। आपको करेक्ट। खुद तो को ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं अपने हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि पहले आप अपनी साइकोलॉजी को समझिए, और हम्म। अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से आपकी ट्रेडिंग स्टाइल जनरेट होती है, और उसको समझ के अगर आप काम करेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि राइट। मैंने ये चीज देखा है कि अगर आपकी नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में, अगर आपकी जो वे ऑफ हैंडलिंग थिंग जो है वो इम्पल्सिव है, हम्म। तभी और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेड तो ले लेंगे लेकिन आप वेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपका लॉस होगा तो आप एसएल से पहले ही अपने ट्रेड को कट कर देंगे। राइट। तो आप कई ट्रेडर को मैंने देखा है कि वो इंट्राडे में बहुत अच्छा करते हैं, कई लोग वो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करते हैं। तो बेसिकली अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से हमें काम करना है, और अपनी साइकोलॉजी को जान के काम करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज राइट। अभिजीत जी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और जिन्होंने चार्ट के माध्यम से बहुत कम समय में बहुत सी अच्छी चीजें एक्सप्लेन करी, और साथ ही साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीजें बताई। तो सभी ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि सीखना बहुत जरूरी है। मेरे हर चैनल पे जो भी अच्छे ट्रेडर आते हैं वो सीखने पे फोकस करते हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें उससे पहले सीखें, अच्छे मेंटर से सीखें। और अभिजीत जी भी अपनी मेंटरशिप क्लासेस चलाते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। तो थैंक यू अभिजीत जी, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आया होगा, इंटरव्यू पसंद आया, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
तो दोस्तों ये हमारे साथ थे अभिजीत जी, जिन्होंने काफी कुछ सिखाया हमें, काफी कुछ बताया। और इसी तरीके के अगर आप वीडियोज और इंटरव्यूज देखना चाहते हैं और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए, हम कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रो ट्रेडर्स के साथ अच्छे अच्छे इंटरव्यूज लेके आएंगे, जिनसे आप बहुत कुछ नई चीजें और बहुत कुछ ऐसी चीजें सीख सकेंगे जो आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर सकेगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे ऑप्शन एक्सिस के चैनल को। थैंक यू वेरी मच।